हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको उत्तराखंड का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके बारे में बताऊंगा। और ऐसे ही मैं अपने पीसीएस के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनमें प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालता रहूँगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है उत्तराखंड के भौगोलिक वर्गीकरण को मैंने दो भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले है हिमालय और दूसरा है मैदानी क्षेत्र। तो हिमालय में तीन प्रकार के हिमालय मैंने इसमें विभाजित किए हैं। एक बृहद हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय है और तीसरा शिवालिक हिमालय है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र, इसमें भाबर क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र आता है और गंगा का मैदान आता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का ये है कि ये 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इसमें जो सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है वो भी इसी में स्थित है, बृहद हिमालय में। इसको उच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, ये भी आप नोट कर देना, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। उच्च हिमालय भी पूछ सकता है और आंतरिक भी, ये सब एक ही हैं, बृहद हिमालय, उच्च हिमालय और आंतरिक हिमालय। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बृहद हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और चमोली में स्थित फूलों की घाटी भी बृहद हिमालय में आता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर देना। जो फूलों की घाटी है वो बृहद हिमालय में पाया जाता है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ निवास करने वाली मुख्य जो जनजाति है वो भूटिया जनजाति है, इसको आप नोट कर देना। और इनका मुख्य पेशा जो है वो पशुपालन है। जो बृहद हिमालय है उसमें उत्तराखंड के 6 ज़िले आते हैं। मैं अभी आपको मैप में भी बता दूंगा, और मैप में मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो आपको मैं अभी आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो इसमें 6 ज़िलों में सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये 6 ज़िले आप याद रखना, इसमें बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपको याद रखने के लिए कि इस भाग में स्थित अधिकांश पर्वत, चोटियाँ और दर्रे और ग्लेशियर सारे कहाँ पाए जाते हैं? बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। जिसमें मैंने प्रमुख ये चोटियाँ लिखी हैं: नंदा देवी, कोमेट, नंदा देवी पुरी और बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, नंदाकोट, नारायण, भागीरथी, बंदरपोच और पंचाचूली। तो ये सारे बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। और इनमें से जो सारी ज़्यादातर पर्वत चोटियाँ हैं वो चमोली में स्थित हैं। ये मैंने नोट करके यहाँ पे आपको दिया है कि सभी जो दर्रे और ग्लेशियर हैं वो इसी हिमालय में पाए जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर देना। इसमें आगे जो है मैं आप दोस्तों, ये है मैप जिसमें आपको मैं बताऊंगा। ये जो रेड वाला मैंने किया है ये बृहद हिमालय है, जो ये ग्रीन वाला है ये लघु हिमालय है, और जो ये ब्लैक वाला है आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ब्लैक, जो मैंने ब्लैक से किया हुआ है, तो ये आपका आता है बाह्य हिमालय में। तो जो ये जैसे ये रेड के अंदर पूरा जो मैंने किया है, तो ये पूरा जितने भी इसमें जिले आते हैं ये सारे क्या हैं आपके बृहद हिमालय में आते हैं। जैसे वैसे ही आपका ग्रीन वाला है, इसमें भी जो भी इसके अंदर हैं वो आपके बृहद लघु हिमालय में आएंगे। और जो ये ब्लैक वाला है ये शिवालिक है। तो आप इसको एक बार अपने मैप में ऐसे करके थोड़ा देख लेना, इससे पेपर में थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि मैप में याद आ जाता है जल्दी। तो इसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है इसकी ऊंचाई। ये पेपर में इस बारे में पूछा गया था, तो इसको आप देख लेना। जो 1200 से 4500 मीटर के अंदर इसकी ऊंचाई होती है। तो इसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, इसमें ये ज़िले आते हैं। और ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1200 से 4500 मीटर के अंदर होती है। तो इसको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है लघु हिमालय में। आगे लघु हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इससे जो पहले पढ़ाया था मैंने उसमें भी जीवाश्म नहीं है, और लघु हिमालय में भी जीवाश्म नहीं है। यहाँ पे तांबा, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम और जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी इसी में आते हैं आपके लघु हिमालय में। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोसी नदी है बागेश्वर में, उसे धान का कटोरा कहते हैं, और ये किस में आता है आपका लघु हिमालय में आता है। तो इसको भी आप एक बार देख लेना। आगे आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे जो धौलाधार, पीर पंजाल, शिवानाग, महाभारत, मसूरी, ये सारे कहाँ पे आते हैं आपके। जैसे मसूरी भी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके सारे लोग हिमालय में आते हैं।
आगे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, इसमें बांज, बुरांस, देवदार, चीड़ आदि प्रमुख पाए जाते हैं। तो इसको आप एक बार अपने नोट्स में लिख देना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अक्सर ऐसे पेपरों में अधिकांश बार पूछ लेता है, तो इसको आप देख लेना। और एक पॉइंट ये है आपका, लघु हिमालय जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, तो इसके भी आप देख लेना। लघु हिमालय में जो अधिकांश भूकंप वगैरह लघु हिमालय में आते हैं। इसके बाद आता है आपके बाह्य हिमालय, इसको उप हिमालय या शिवालिक भी बोलते हैं, तो इसको देख लेना। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है बाह्य हिमालय या शिवालिक। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं आपके, तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और टिहरी, ये ज़िले इसमें आते हैं आपके बाह्य हिमालय या शिवालिक में। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि इसमें क्या है कि जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस हिमालय में जीवाश्म की उपस्थिति होती है, तो ये आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक है, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी में आपका, तो और दूसरा आपका राजपुर है देहरादून में। तो नरेंद्र नगर और जो सबसे कम वाला स्थान भी टिहरी में ही है, यहाँ पे 98 सेंटीमीटर जो क्या होता है आपका बारिश होती है। तो ये दोनों जो हैं सर्वाधिक और सबसे कम, ये सारे कहाँ पे आते हैं आपके बाह्य हिमालय या शिवालिक में। और शिवालिक भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है, यहाँ पे भूस्खलन होते हैं। और जो ऊपर है लघु हिमालय, उसमें क्या होते हैं, उसमें ज़्यादा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। तो बाह्य हिमालय में आपका भूकंप ज़्यादा आते हैं, भूस्खलन होता है, और ऊपर लघु हिमालय में आपका भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो आगे ये जो मैंने आपको हिमालय और दूसरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बताया था, तो ये दूसरा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। इसके 3 पार्ट थे, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। तो इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाबर क्षेत्र के लिए। तो भाबर क्षेत्र क्या है, भाबर मैदान का वो भाग है जहाँ पर हिमालय से उतरती हुई नदियाँ अपने साथ साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अवसाद लेकर जमा कर देती हैं। यह डिस्ट्रिक्ट कृषि के लिए अनुपजाऊ है, यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है। दूसरा है ये पूर्व में उधम सिंह नगर से और पश्चिम में देहरादून तक इसकी चौड़ाई है। तो जो उधम सिंह नगर है वहाँ से लेकर और जो देहरादून है पूरा ये उसमें भाबर क्षेत्र में आता है। ये उधम सिंह से देहरादून तक पूरा भाबर क्षेत्र में आता है। तो ये मैदानी का फर्स्ट क्षेत्र है भाबर क्षेत्र। दूसरा आता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मैदान का वो भाग है जिसका निर्माण महीन कणों के अवसाद से हुआ है, तराई क्षेत्र कहलाता है। इसका विस्तार क्या है, हरिद्वार में है, पौड़ी में है और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो एक साथ वहाँ पे हैं, तो उनमें आपका तराई क्षेत्र है। यह कृषि के दृष्टि के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि की जा सकती है और राष्ट्रीय उद्यान भी विकसित, यहाँ पर सभी राष्ट्रीय उद्यान भी क्या हमारे विकसित हैं तराई क्षेत्र में। तीसरा आता आपका गंगा का मैदान। गंगा नदी वो दक्षिण भाग है जिसका गंगा नदी के अवसादों से हुआ है और गंगा का मैदान कहलाता है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर सारा भाग क्या है, हरिद्वार का है। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसके नोट्स बना देना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं ऐसे ही अपने उत्तराखंड के सारे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं उसको मैं डेली लेते आता रहूँगा आपके लिए एक वीडियो। तो आप अभी मैंने बृहदिमाला बताया, आगे मैं आपको और बताऊँगा जो भी मैंने अपने कोचिंग वगैरह में सीखा है, तो आपको मैं बताते रहूँगा। और ये मैंने PCS के लिए नोट्स बनाए थे। तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।